नमस्कार। आप सभी का आज की प्रस्तुति में अभिवादन। प्रिय दर्शकों, हमारे अनुसार आज हम इस देश की ऐसी परिस्थिति आंक रहे हैं कि हम एक विशेष संकटग्रस्त स्थिति में। हो सकता है कोई दर्शक ये कह रहा हो कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्षमा चाहता हूँ, पर हम ये मान रहे हैं और ये मानकर एक नाटक कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं मान रहे तो नाटक के बाद आपसे विमर्श हो सकता है, बातचीत हो सकती है। ये मानते हुए कि हमारे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का समय एक विशेष संकट का समय है, लेकिन आज हम अपनी राष्ट्रीय स्थितियों पर ज्यादा फोकस करेंगे इस नाटक के माध्यम से। ये अपने आप में नाटक एक विशेष प्रयोग है, इसमें कथा कथन भी है और कविताओं का वाचन। ये समय जो हमें महसूस कराता है, ये जीवन और मृत्यु जैसे कहीं खास पास नहीं है। आपस में बतिया भी रहे और आपस में लड़ भी रहे। हमने कहा कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन हमें है या आम जनता में, तो क्यों ना एक रचनात्मक ढंग से हम इस समय की पड़ताल करें। और हमने पड़ताल करने के लिए एक संयोग भी समझिए कि आज 30 जुलाई है और चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन है। हम उनकी कथा के माध्यम से उस समय को लेकर और आज के समय को लेकर पड़ताल करेंगे, क्योंकि उस समय जहाँ तक हमने पढ़ा है कि स्पष्ट था कि हम गुलाम हैं, और आज कोई बहुत आज़ाद है, कोई बहुत गुलाम है, और गुलामी की भी रेखा से नीचे कोई मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक जैसा, पत्थर जैसा इंसान भी है हमारे देश में। तो हम पड़ताल करेंगे एक कथा के माध्यम से, आज़ाद की कथा। आज़ाद की कथा में ढूंढेंगे हम अपनी आज़ादी की कथा। साथ ही शुरू कीजिए। 23 जुलाई 1906 सोमवार का दिन, उन्नाव जिले का गांव भावरा पंडित सीताराम तिवारी जी और माता जगराम देवी के यहाँ उनकी अंतिम और 5वीं संतान ने जन्म लिया, चंद्रशेखर। उनके बाकी भाई बहन पहले ही चल बसे थे। बचपन से ही नटखट और शरारती चंद्रशेखर जब 14-15 साल के हुए तो एक छोटी सी बात पर पिता से मतभेद हो गया और गांव छोड़कर काशी चले गए। और काशी में उन्हें पता चला कि संस्कृत पढ़ने वाले ब्राह्मणों को मुफ्त में भोजन मिलता है। बस फिर क्या था, संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया। खाना भोजन, खाना और भोजन। ये बात है सन 1920 की। उस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था और गांधी जी के आह्वान पर सब छात्रों ने जुलूस निकाला, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां, और उसमें चंद्रशेखर जी भी गिरफ्तार हो गए। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा नाम, और चंद्रशेखर जी कर के साथ बोले आजाद। पिता स्वतंत्रता और घर जेल। मजिस्ट्रेट गुस्सा हो गया और उस 14-15 साल के लड़के को सख्त 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। और खाल उधेड़ने वाले हर कोड़े पर वो चीखे और चिल्लाए नहीं, उन्होंने हर कोड़े पर जोर से कहा महात्मा गांधी की जय। साथी, आज के समय से थोड़ा तुलना करें तो आज भी देखा आपने जंतर मंतर पर डंडे कोड़ों से भी बुरी स्थिति में, और छोटे छोटे युवाओं के पास न जाने कितने चंद्रशेखर पिट रहे थे। और साथ ही कुछ अपरोक्ष कोड़े इससे पहले पड़ चुके हैं। बेरोजगारी के कोड़े, ये आपके पेपर लीक के कोड़े, अभिव्यक्ति की आजादी छिन जाने के कोड़े। इन कोड़ों से त्रस्त होकर जब जनता और आगे आई तो आपने देखा खून कर दिया गया।
खैर, आप अपने समय की कथा पर चलिए। अगर आज भी हम पर अंग्रेजों जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोड़े पड़ रहे हैं तो मतलब साफ है साथी, जिस आजादी का सपना हमने देखा था वो हमें मिली ही नहीं। हाँ। भूखे ही देखते रहे, भूखे ही देखते रहे, भूखे ही देखते रहे, लहराती फसल, लहराती फसल, प्यासे ही देखते रहे, भागती हुई नदी, अंधेरे में सहते रहे, सूरज का ताप, और लोग इसे ही आजादी समझते रहे, लोग इसे ही आजादी समझते रहे। मगर साथी, अब यह भ्रम टूट चुका है। देश की अधिकांश जनता समझ गई है कि यह वो आजादी नहीं है जिसका सपना हमारे सच्चे क्रांतिकारियों ने देखा था। क्या कहते हो साथी? वैसे इस कविता के गर्भ में एक सवाल पड़ रहा है। ये किनकी कविता है? ये राधे श्याम तिवारी की कविता है। तो शीर्षक है आज़ादी। आज़ादी। जब कभी मुझे काम से फुर्सत मिलती है, काम के दौरान मैं गुनगुनाता रहता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन साथ ही लोग कितने भी समझदार हो गए हैं और समझने लगे हैं कि ये वो आज़ादी नहीं है, फिर भी इस कविता के गर्भ में एक प्रश्न पल रहा है कि वो सच्ची आज़ादी जो हमें मिलनी चाहिए वो मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब? क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन उसके लिए कड़े सतत और संघर्ष की जरूरत है, वो भी पूरी सूझबूझ के साथ। मगर उससे पहले आम जन को ये समझना पड़ेगा कि असल आजादी है क्या। मैं भी हाँ कविता सुन लूँ क्या? हाँ बैठिए बैठिए। बैठो। तो चलो फिर साथी, महान क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आजाद की कहानी से ही शुरू कर आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसी में हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। तो सुनाइए। तो साथी, जेल से निकलने के बाद चंद्रशेखर को यकीन हो गया था कि अंग्रेज सिर्फ आंदोलन और भाषण से नहीं जाएंगे, हथियार उठाना पड़ेगा। और सन 1921 में वो गोरखपुर की जेल में क्रांतिकारियों से मिले और वहीं उनकी मुलाकात रिपब्लिकन एसोसिएशन से हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से, उनके साथियों से, उनके लोगों से। और उस समय बिस्मिल जी फरार थे, लेकिन उनकी जो किताब थी बोल्शेविकों की करतूत, हाँ बोल्शेविकों की करतूत, और उनके लेखों से चंद्रशेखर बहुत प्रभावित हुए। 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने जो आंदोलन वापस ले लिया, उससे चंद्रशेखर जैसे नौजवानों का मनोबल बहुत गिरा। उन्होंने सोचा कि अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी। एक सवाल, और 1924 में जब बिस्मिल जी जेल से छूटे तो उन्होंने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। बिल्कुल। और उद्देश्य बिल्कुल साफ था, सशस्त्र क्रांति से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना और भारत में गणतंत्र स्थापित करना। उनका अपना एक रास्ता, ठीक है। बिस्मिल जी को ऐसे जुझारू नौजवानों की जरूरत थी। चंद्रशेखर जी उनसे मिले और उनकी बहादुरी, निडरता और आजाद वाले तेवर देखकर उन्होंने तुरंत अपने संगठन में शामिल कर लिया। चंद्रशेखर को संगठन का मुख्य सिपाही और हथियार जुटाने की जिम्मेदारी दी और यहीं से चंद्रशेखर बिस्मिल के सबसे भरोसेमंद साथी बने और इसी दिन से कैप्टन आजाद कहलाए गए। वो 20 साल की उम्र में HRA के सबसे युवा और सबसे भरोसेमंद कमांडर थे। हथियारों का इंतजाम करना, बंगाल और बिहार से पिस्तौल लाना, साथियों की ट्रेनिंग, शाहजहांपुर, कानपुर और लखनऊ में गुप्त अड्डे बनाना, फंड जुटाना, अंग्रेजी खजाने को लूटने की योजना बनाना
बिस्मिल मास्टरमाइंड थे तो कैप्टन आजाद उसमें एक्शन करते थे। इसमें एक बात जोड़ दूं जी, जी। सर्वहारा जनता और निरीह जनता के शोषण से अर्जित किया धन, चाहे वो राज्य करे या कोई पूंजीपति, उसे काला धन ही कहा जाए। जी। और उस समय यही हो रहा था, इसलिए उन लोगों का विचार था, हालांकि उन्होंने इधर उधर थोड़ी बहुत डकैतियां डालना इसीलिए कोशिश की, लेकिन फिर एक आंतरिक विरोध भी हुआ, विमर्श हुआ इस बात पर ये रास्ता ठीक नहीं। पर इस बात पर सहमत हुए कि अंग्रेजों की तिजोरी में हमारा धन है, हमारा खून और पसीना है, उसे लूटने में उन्हें अपने सिद्धांत के अनुसार कोई बुराई नजर नहीं आई और इसलिए उन्होंने काकोरी केस में ये खजाना, इसीलिए तो साथी सरकारी खजाना लूट कर हथियार खरीदना यही तो उद्देश्य था काकोरी कांड का, काकोरी डकैती का। मगर उसके बाद क्या? इसमें बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह पकड़े गए, लेकिन कैप्टन आजाद फरार हो गए और उन पर 1000 रुपये का इनाम रखा गया। और आज की तारीख में कैलकुलेट करो तो पता है कितना रुपया होगा? लगभग 25 करोड़ रुपया। काकोरी के 1 साल तक मुकदमा चला और अंग्रेजों ने इस राजद्रोह को सबसे बड़ा केस बना दिया। जेल में भी बिस्मिल ने हौसला नहीं छोड़ा, उन्होंने साथियों को चिट्ठी लिखी, डरो मत, फांसी का फंदा, आजादी का झूला बनेगा। कैप्टन आजाद बाहर से वकीलों और गवाहों को तोड़ने की कोशिश करते रहे और अंग्रेज बहुत सख्त थे। उन्हें जेल से निकलने के भी अनेक प्रयास जेल से निकालने के अनेक प्रयास किए, बहुत कोशिश की। और जहाँ तक मुझे याद है, जो पढ़ा है, चंद्रशेखर जी ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई कि किसी तरह हम इसमें निकालना है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। उसी दौरान बिस्मिल जी ने अपने एक नज्म में इस उद्गार को इस तरह व्यक्त किया है, मिट गया जब मिटने वाला, मिट गया जब लुट गया, जब लुट, क्षमा करेंगे, लुट गया जब लुटने वाला, तब कयाम आया तो क्या, लुट गया जब लुटने वाला, तब कयाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका सलाम आया तो क्या। ऊपर से रोमांटिक कविता लगती है, लेकिन संदेश देने का एक खास क्रांतिकारियों का तरीका था। और जैसे गूंगे की भाषा गूंगा समझता है, एक क्रांतिकारी के भाव को दूसरा क्रांतिकारी आराम से डिकोड कर लेता है और वो बहुत पछता है। एक बार जब उनके पास एक पत्र आया तो पत्र पढ़ा और वो निर्जीव वस्तु की तरह उस पत्र को लेकर आगे सर। तो साथ ही 19 दिसंबर 1927 को चारों क्रांतिकारियों को अलग अलग जेल में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, और फांसी से पहले जानते हो उन्होंने क्या कहा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तो आज तक संघर्ष करने वालों का एक नारा बन गया। आगे से। और अशफाकुल्ला खान साहब को फैजाबाद जेल में। हाँ, जिस तरह मैंने बताया कि बिस्मिल साहब ने फांसी से पहले नज़्म में ये बात अपनी कही, ऐसे ही अशफाकुल्ला खान ने भी अपने अधिकार व्यक्त किए। जाऊंगा खाली हाथ मगर, जाऊंगा खाली हाथ मगर, ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा, आजाद वतन कहलाएगा। आगे सर। हाँ, तो बाकी जो दोनों थे, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में और रोशन सिंह को इलाहाबाद के जेल में फांसी दी गई। हाँ, लेकिन थोड़ी देर हमें दीजिए कि हम सब उस दर्द को महसूस करें। क्षण भर का सा मौन, उस कालखंड में जाने की कोशिश करें और इस कालखंड से उसको जुड़ें, महसूस करें
इतनी कुर्बानियों के बाद क्या नहीं लग रहा कि हमारी वो आज़ादी जिसके लिए ये क्रांतिकारी इतना बड़ा बलिदान देकर गए वो हमारे पास है ही नहीं, और है भी तो कहीं शायद खो गई है। जब घुटती हुई सांसों को दुश्मन की दबाव डालती उंगलियों से हल्का सा आराम मिले और उंगलियां कांपती दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि आजादी बहुत दूर नहीं है। दुश्मन की शिथिल पड़ती उंगलियों के पीछे सांसों की उभरती ताकत के साथ तुड़ते मुड़ते पैरों का विद्रोही संगीत आजाद देश के नाम, गुलाम देश के गुलाम देश के नाम आजादी के स्वर लिख देता। और मुझे याद है एक स्वर ऐसा ही उस वक्त लिखा गया था जब मैं और मेरे अबोध साथी ना आजादी की इबारत समझते थे और ना गुलामी की लिपि। एक वाक्य निरंतर बज रहा था गंगा की जल की थिरकन में और यमुना की लहरों की तरंगों में। पंजाब के पंद नद भी पीछे नहीं थे गीत को पहचानने के लिए। संगीत के कुछ स्वर हिमगिरी के उतुंग शिखर से वायु की स्पंदित लहरों पर चढ़े देखते आ रहे थे कि आजाद और गुलाम देश के आकाशों में क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है। बालक की उस मुस्कुराहट में जो अपनी मां की गोद से छिटक कर पराई गोद में आने पर विवश अपनी कथा की शब्दावली बदलती है। बदलती हुई कथा को सही करने की कोशिश में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक इतिहास की सांसों पर लिखा जाने लगा विद्रोह, असहयोग, क्रांति। सही शब्दों की माला का पहला शब्द झांसी की रानी, तात्या टोपे, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, आजाद और सुखदेव। फिर न जाने कैसे अस्त्र की माला उतर आई। अहिंसा और असहयोग की हथेली पर उंगलियों ने चटकना छोड़कर सुन्न होना शुरू किया। फैल गई थी तब भी संगीत लहर पूरे देश में। वाद्य बजता रहा, कभी धीमा, कभी तेज। उठते किसान और मजदूर के साथ सरगम के स्वर निकलने लगे, फैलने लगे आशाओं के गीत। और अचानक लोगों की आंखों में उतरा खून कटते हाथों, पैरों और गर्दनों के रास्ते धरती पर गिरने लगा। वटवृक्ष के एक हिस्से को काटकर गोरा राक्षस हंसने लगा। बाहर वनवास में भेजी गई आजादी की इबारत मुल्क में आई। ना कोई तर्क, ना प्रश्न, ना जिज्ञासा। जनता ने हाथों के आकाश में समेट लिया सारी इबारत को। बहुत दिनों बाद मुल्क में आई आजादी की इबारत। ठीक ठाक नहीं लिख पाए मुल्क वाले राजनेता। 800 बरस जिसे ढूंढते रहे मुल्क के बाहर, अब 79 बरस से उसी इबारत को ढूंढ रहे हैं अपने ही मुल्क में और पूछते हैं एक दूसरे से, हमने तो बहुत कोशिशों से खोजी थी
आजादी की इबारत अब अपने ही घर में कहाँ खो गई है, कहाँ खो गई है, कहाँ खो गई है। कहाँ खो गई है। बैठी यही सोच रहे हैं, निकालेंगे कोई निर्णय के कहा। हाँ साथी। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं साथी। हाँ, और ढूंढते हैं इन सवालों के कुछ कुछ जवाब। बिस्मिल और उनके साथियों की फांसी के बाद जब ये खबर चंद्रशेखर को लगी, उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। वो एकदम चुप हो गए और फिर बोले, अब लड़ाई और तेज होगी, एक एक शहादत का बदला लिया जाएगा। बिस्मिल ने चंद्रशेखर को क्रांतिकारी बनाया और आजाद ने बिस्मिल के सपने को आगे बढ़ाया। उसके बाद चंद्रशेखर ने अपने साथियों के साथ मिलकर गहन विचार कर, जिसमें भगत सिंह भी थे, HRA का नाम बदलकर HSRA रखा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हाँ, तब से और भी ज्यादा सैद्धांतिक रूप से एक खास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संघर्ष शुरू और आगे बढ़ता ही गया लगातार। भगत सिंह ने तो कह दिया कि क्रांति विचार की स्थान पर तेज होती है, केवल शस्त्र ही नहीं, विचार भी हमारा होना चाहिए। और वह एक तरह से वैज्ञानिक क्रांति बनी और उसका अपना एक दर्शन था। बेशक वो विचार जनता और समाज के वैश्विक संकट से उपजा हो, लेकिन वो विचार आज भी जिंदा है और उसी विचार से वो क्रांति फिर आगे बढ़ी। कितनी बड़ी ये कथा बताई, आगे चलो। इसी विचार के तहत भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में भूमि फेंका। हाँ, बिना आवाज का, और साथ में अपने विचार के उन्होंने पर्चे भी बांटे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या? जय श्री राम खुदाई, जय श्री राम। ऐसी खुदाई क्यों कर रहे हो? क्या मुझे नहीं पता, ठेकेदार को पता है। अरे कौन सा ठेकेदार, कर्म का कि धर्म का? अरे कर्म का हो या धर्म का ठेकेदार, ठेकेदार एक से होते हैं। जय श्री राम। हमारे पास एक छोटे मोटे ठिकाने रह गए अपनी बात कहने के, समझाने के, कविता, कहानी, किस्सा, नाटक करने के, उन्हें उखाड़ने के लिए यहाँ तक पहुँच गई है खुदाई। क्यों? ऐसे हम नहीं करने देंगे तुम्हें। अरे क्यों नहीं करने दोगे? मैं इसी पर, मेरी दाल रोटी है, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं क्या करूंगा? तुम पढ़े लिखे हो? हाँ, मैं साइंस में इंटर पास हूँ। साइंस में इंटर पास? हाँ, और मेरे जैसे कितने पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर सब मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। इनका क्या दोष? कभी कभी इन्हें नौकरी मिलती है, बहुत रोजगार मिलता है, हफ्ते में 2-3 दिन मिलता होगा। आज इनको अगर हम मना करेंगे तो ये क्या खाएंगे? लेकिन हम आपके साथ विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ एक कविता आप पढ़ लीजिए। कितना पढ़े लिखे बताया आपने? मैं साइंस में इंटर पास हूँ। आपने बताया ना, मनरेगा में तो इंजीनियर लोग भी काम कर रहे हैं। क्या है, काम काम है, पर काम के साथ एक खास चेतना की हमें जरूरत है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, हम अपनी इस स्थिति में हैं क्यों। ये कविता पढ़िए। हाँ, नहीं करना खुदाई। ठीक है। खुदाई, अरे ये तो हमारी बात का है। आगे आगे भी पढ़ो, तभी तो दी है मैंने। खुदाई, विहाग वैभव। अच्छा, समझ गया। कविता का शीर्षक है खुदाई। हाँ। और इसके कवि जो है विहाग वैभव। विहाग वैभव, ठीक ठीक, आगे बढ़िए। मस्जिद के नीचे मंदिर है,
पढ़ो तो मेरा ठेकेदार भी कहता है। हाँ तो आगे तो बढ़ो। मस्जिद के नीचे मंदिर है, मंदिर के नीचे पढ़ो। मंदिर के नीचे बुद्ध की करुणा, हाँ उसके नीचे तुम पाओगे आस्था, उसके नीचे तुम पाओगे आस्था, उसके नीचे तुम पाओगे आस्था, सबसे नीचे मिलेगी तुम्हें मनुष्य होने की हार। वर्तमान की छाती पर गिरेगा जब पुरातन द्वेष का हथौड़ा, इतिहास की आत्मा कांप जाएगी। वहां मिलेंगी कुछ सड़ी गली अस्थियां, राख, धूल, चाकू, भाले, बर्छियां। वहां तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी, कटे स्तनों के खून को धूप में सुखाती हुई और हम पर थूकती हुई। क्या तुम सब कुछ भी नहीं सीख पाए? क्या तुम्हारी घृणा के लिए इतनी हत्याएं, विफलताएं, त्रासदियां काफी नहीं? ये जो खुदाई शुरू हुई है, ये पाताल तक जा सकती है। पाताल तक जा सकती है। किसी भय से नहीं, विध्वंस की निरर्थकता के विवेक से कहता हूं, इसे यहीं रोक दो, इसे यहीं रोक दो। इससे पहले कि एक मलबे में दफन हो जाए पूरा का पूरा देश। इसे यही इसे यहीं रोक दो। इसे यहीं रोक दो। मैं ये खुदाई नहीं कर सकता, चाहे भूखों मर जाऊं, मैं खुदाई नहीं कर सकता। ये करना ही होगा, इतना त्याग। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, बचाते रहें अपने स्पेस को इसी तरह जितना भरपूर सके। क्या मैं भी आपकी कविताओं में शामिल हो सकता हूँ, सुन सकता हूँ? हाँ बैठिए बैठिए। कविताएं असर डालती हैं। बैठिए। वाह, हमारे प्रोत्साहन के लिए इतना ही काफी है। कथा आगे बढ़ाइए। तो भगत सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का सारा जिम्मा अकेले चंद्रशेखर पर आ गया और उन्होंने भगत सिंह को छुड़ाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई, धन जुटाया और पंजाब की जेल पर हमला करने की भी योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने विस्फोटक हथियारों की भी व्यवस्था की। लेकिन 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद अल्फ्रेड कुमार एक मुखबिर की वजह से ब्रिटिश सरकार ने चंद्रशेखर को घेर लिया और चंद्रशेखर ने बड़ी हिम्मत से बहादुरी के साथ कई पुलिस वालों को मार गिराया। लेकिन अंत तक जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा, और उस प्रतिज्ञा का पालन करते हुए आखिरी गोली खुद को मार ली और वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद तुम्हें सादर नमन। हमारे शहीद, तुम्हारी मृत्यु ने एक सबक और हमें सिखाया कि हमारा दुश्मन हमारे ही बीच है। आपकी मुखबरी किसी हिंदुस्तानी ने की थी जो आजादी को समझ ही नहीं पाया, ना उसकी कीमत को समझ पाया। हो सकता है उसे चंद टुकड़े, चंद पैसे मिले हो, वही उसके लिए कीमत हो। मूल्यों की कीमत से आगे निकल रहा है जी।
खैर, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ भी तो कोई मुखबिर नहीं है। अगर वो भी तो हमें क्या यहाँ तक जाने तक का सफर तय करने का हौसला चाहिए। कथा आगे बढ़ाइए साहब। तो साथी, कथा तो समाप्त हो गई, पर क्या हमें हमारे असल सवाल का जवाब मिला? मिले, पहले हम अपनी परिस्थितियों का आकलन तो कर लें। तो अब आप ही बताइए अपना आकलन। मेरा आकलन या हमारे दर्शकों का? खैर चलिए, जहां तक मेरे आकलन का सवाल है तो मैं इस भूमि की कुछ पंक्तियों के आधार पर अपनी बात रखूंगा। जरूर। धूमिल की पंक्तियां मेरा ही भाव व्यक्त करेंगी। मेरे सामने वही चिर परिचित अंधकार है, मेरे सामने वही चिर परिचित अंधकार है, संशय की अनिश्चयग्रस्त ठंडी मुद्राएं हैं। वैसे यहाँ ठंडी मुद्राएं थी, यहाँ जोशीली मुद्राएं दिख रही हैं जैसे जैसे। मेरे सामने वही चिर परिचित अंधकार है, संशय की अनिश्चयग्रस्त ठंडी मुद्राएं हैं। हर तरफ शब्द भेदी सन्नाटा, शब्द भेदी सन्नाटा, हर तरफ शब्द भेदी सन्नाटा है। दरिद्र की व्यथा की तरह उचाट और कुंठित हुआ, घृणा में डूबा हुआ, उचाट और कुंठित हुआ, घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है, मेरा कारागार है। ये है मेरा अभी तक का। इस पर तो अश्विनी प्राचार्य जी की ये कविता भी पढ़ी जा सकती है। अरे वाह, अरे, आपने कहां से चाट ली? मैंने यहाँ से बस देख रहा था तो मुझे लगा। अरे तो फिर पढ़ो ना आप। हाँ। इसे पढ़कर सुनो। ये कविता है बीच बहस में एक बयान। अरे वाह, पढ़ूं मैं? आज की हाँ। बीच बहस में एक बयान आ गया, पढ़िए। धूमिल की कविता पटकथा एक बार फिर पूरी पड़ गया। यकीनन उसमें दर्ज आजाद भारत का नक्शा संविधान में दर्ज नक्शे से कितना अलग। सच में ये देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। और जब मैं कविता से बाहर आया, यकीन मानिए न तब वहां कविता थी और न आंतों के एक्सरे। कविता पुरस्कार समिति की रखेल बन गई थी और आते चुनावों में भुनाने या दिखाने वाली साधन सामग्री, आते चुनावों में दिखाने या भुनाने वाली साधन सामग्री। कुछ भी काला नहीं था, खून का सवाल ही नहीं था, खून के धब्बों का सवाल ही नहीं था। सफेद जो हो गया है खून, कितना बदल गया है जीभ और जांघ का भूगोल। इतिहास के पन्नों से सरकता सड़क पर आ गया, मजबूरी को पीछे छोड़। शौक और रजामंदी के बीच एक लजीज अनुभव सा, जुगत और जुगाड़ की हमजोली जब तब गुनगुनाता। वर्जित इलाके तो कविता ने बहुत पहले ही पीछे खोल दिए थे आम आदमी के लिए, पहले ही छोड़ दिए थे। देखिए, हाँ, वर्जित इलाके तो कविता ने बहुत पहले ही खोल दिए थे आम आदमी के लिए। ये बात अलग है, तब कभी कभी शर्मा जाया करता था आदमी। अब यहाँ खुली सड़कें, नियॉन लाइट, थिरकन और लोग, सब चलता है कि तर्ज पर लगातार फिसलते जा रहे हैं। सोचता है आदमी, संसद की गरिमा के फेर में बिना पड़े दुकान चलती रहे तो काहे को कोई मजबूरी को सिर पर ला दे। कितनी सुविधा हो गई है, आम दरफ्त आसान, हर तर्क का समाधान। मैं भी बाहर आ गया।
भीतर जा ही कहां पाया, जहां संस्कृति के नाले, सभ्यता के परनाले और मर्यादा के असामयिक गर्भपात और गरिमा के साथ अनगिनत बलात्कार, बिला वजह आत्मा की चीख पुकार, क्या रखा है भीतर? जैसे कुंभी पाक नरक में आ गया हो आदमी। नहीं, बाहर भी ठीक है आदमी, सोचने से मुक्त आदमी बने रहने की शर्म से, शर्त से बेपरवाह। कहा था धूमिल ने, बाहर हवा थी, धूप थी, घास थी। कहा था धूमिल ने, बाहर हवा थी, धूप थी, घास थी। मैंने सोच देखा, आजादी अनचाहे बच्चे को गिराकर आ रही थी और स्तनों की खूबसूरती का तेल अक्षत यौवन बने रहने का माजूम लिए फिर से पर्दे के पीछे जा रही थी। तस्वीर कितनी बदल गई। बत्तियां जलाए रहो या बुझा दो, आसपास पसरे अंधेरे में किसी को कुछ न सूझता, किसी को कुछ न सूझता। घिनौनेपन से घिरे आदमी के लिए आत्महत्या भी कोई विकल्प नहीं रह गया। बच्चे, अबोध किशोरियों के ताजे खून और गोश्त के कलेवे पर राउंड टेबल तकरीरें, नंगई को ढकते तंत्र की इस आरामगाह में बदहवास रोशनी, तंग गलियों में भटकी जिजीविषा, जनतंत्र स्वार, स्वतंत्रता के क्लोन को परोसती संस्कृति, शांति पताकाएं, हाथी घोड़ों का जुलूस, विश्व शांति और पंचशील की खेती में निरी नागफनियों के बीच फैलता खरपतवार, चौंकता जनसमूह, जिसे अपने पसीने से खड़ा किया था, उसी आम आदमी के लिए आवाजाही निषिद्ध होती चली गई। जिसे अपने पसीने से खड़ा किया था, उसी आम आदमी की आवाजाही निषिद्ध होती चली गई। मैंने देखा, उसी आम आदमी की आवाजाही निषिद्ध होती चली गई। यही है नए व्यापारियों, बटमारियों का निजाम। नेम प्लेट पर खूबसूरत शब्दों में लिखा मालिक का नाम, मालिक का नाम, एक नकली वसीहत के बल पर हासिल की गई विरासत। धर्म की दुहाई भी धंधे का हिस्सा है। देशभक्ति एक पुराना किस्सा है। चरखे और पसीने की इबारत धूल फांकती अभी भी टंगी मिल जाएगी मंदिर के किसी दीवार पर। न्याय की गुहार बेमानी है इस जंगल में। गांव से, शहर से, देश के नक्शे में उभरा ये जंगल, गलासत का दंगल, जहां संख्या नहीं सिर्फ सर्वनाम है। सबका एक ही काम है, कुछ लोगों के लिए पीठ की सवारी, लद्दू आवाम की। आदमी और ज्यादा असहाय, तख्त और ज्यादा भारी। आदमी और ज्यादा सहाय, तख्त और ज्यादा भारी। अब मैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को ढूंढने की जिद में और हल्का नहीं होना चाहता। इस भीड़ में अपनी पीठ तो कम से कम किराए पर नहीं देना चाहता। इसलिए भीड़ से अलग, धूप से तपे हुए म्युनिसिपैलिटी के नल से निकले पानी से 2 घूंट भरता पीछे धिकलते रहने से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आ गया। मैंने देखा, अकेला नहीं हूं मैं। मुझसे भी पहले वहां एक पूरा हुजूम भीड़ बनने के खिलाफ नारे लगाने लगा था। मैं समझ गया, आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, भीड़ से अलग नहीं रह सकता।
ऐसी ही एक रो है प्रजातंत्र। ऐसी ही एक रो है प्रजातंत्र। प्रजा के बीच चंद समझदार लोगों का जमावड़ा, चंद ताकतवर, चंद धनपति कुबेरों के बीच कुछ खूबसूरत अदाकारों का दड़बा। एक चारागाह है प्रजातंत्र। सही कहा है धूमिल ने। घृणा से डूबा हुआ सारा देश पहले की तरह आज भी एक कारागार है। छुपाव का पर्दा पड़ा, अपारदर्शी दर्पण है प्रजातंत्र। झुकाव का पर्दा पड़ा, अपारदर्शी दर्पण है प्रजातंत्र। मैंने एक आदमी को रोककर कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाते हुए पूछा, इन्हें पहचानते हो? इन्हें पहचानते हो? इन्हें पहचानते हो? वो भौचंक रह गया। चंद सालों का अंतराल और पूरा मुल्क उत्तर आधुनिक। मैं संविधान की जिल्द बगल में दिलवाए भागता चला जा रहा था, मगर मजेदार बात, मुझे भीड़ में, हुजूम में कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। ये देश था कभी आस्था और जुनून, अब कि कानून की